तो जाति व्यवस्था और जातियों में समाज हर वर्ग पर बटा हुआ है। अब मैं आता हूं कि मैं क्यों कहता हूं कि आज भी भारत में जाति व्यवस्था या बनी हुई है। आप खबरें पढ़िएगा, कई बार आप ऐसी खबरें पढ़ेंगी कि किसी फलाना जाति के यहाँ से दलितों की बारात गुजर रही थी, दूल्हा घोड़े पे बैठा हुआ था, दूल्हे को पीट दिया। क्यों पीट दिया भाई? ये मानसिकता अभी भी वहीं तक है ना कि मतलब आप हमसे छोटे हैं, आप हमारे सामने घोड़े पे बैठे कैसे जा सकते हैं? छुआछूत एक कड़वी सच्चाई है समाज की, उसको हम इग्नोर या दरकिनार नहीं कर सकते। उसके मन की बात है ना कि वो शादी विवाह कहाँ करना चाहता है। आप शादी विवाह से लेकर के आरक्षण पे बात नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी कहाँ पे हो, वो हर एक जगह आप देख लो, वो चाहेगा कि हम उस जगह पे करें जहाँ पे हमारी बेटी खुश रहे, प्रसन्न रहे और एक अच्छा जीवन व्यतीत करे, ठीक है। तो हम जाहिर सी बात है, अब आप ये कह दीजिए कि हम तब मानेंगे कि बराबरी का अधिकार है जब आप शादी करेंगे हमारे घर में, आप हमसे शादी करिए। तो ये चीज़ें तो लानी ही नहीं, शादी विवाह नहीं लानी चाहिए। भारत में समाजवाद तब आएगा जब सवर्णों की बेटी दलितों के बिस्तर पर आएगी। इस तरीके के स्टेटमेंट जो भी लोग देते हैं ये घृणास्पद है, ये एक घिनौना बयान है। बेटी चाहे सवर्णों की हो चाहे दलितों की हो, किसी की बेटी के किसी के बिस्तर पर आने से समाजवाद नहीं आएगा। समाजवाद मानसिकता के बदलाव। तो ये माँ बाप पे सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी कास्ट के हैं, आप किसी भी धर्म के, लेकिन जब तक आप उन्हें शिक्षित नहीं करेंगे, और अगर आप शिक्षित हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है कि जो पीता है वो दहाड़ता है, बाबा साहब ने कहा है। तो अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, उस लायक बनाइए। उसके बाद जब आप उस स्तर पे आ जाते हैं तब ये कोई नहीं देखता है, ऊंच नीच कुछ नहीं देखता है, कुछ ऊंच नीच है ही नहीं। रिजर्वेशन का जो मुद्दा शुरू हुआ था कास्ट सिस्टम को लेके, आई थिंक कास्ट सिस्टम को ही सबसे पहले खत्म करने की जरूरत है। बिल्कुल, कास्ट सिस्टम होना ही नहीं चाहिए रिजर्वेशन में। रिजर्वेशन में अगर हम किसी को दे रहे हैं तो सिर्फ जैसा कि उन्होंने कहा कि सिर्फ इनकम के बेसिस पे कितना उनका वो है कि मतलब जो क्यों अभी जैसे उन्होंने कहा कि कितने लोग हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा, खाने के लिए नहीं है, उन लोगों के पास रिजर्वेशन पहुंचना चाहिए। हमारी सोसाइटी में ही रहने वाली एक महिला जो लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बिल्कुल कोई कमी नहीं है, उनके बच्चे हैं, एक बच्चे को उन्होंने लंदन में तक पढ़ने भेज दिया था, वो अपना EWS का सर्टिफिकेट बनवा कर लाई और हमें कहते हैं हम बनवा कर लाए हैं, आप भी बनवा कर ले आइए, आपको बहुत वो मिलेगा, 5,000 रुपए खाली आपको देना। बिल्कुल। हम लोग आज भी जैसे एक साथ खाना खाते हैं, एक टिफिन में खाते हैं, कभी कहीं सुनने को मिलता है। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं करके आ रहा हूँ यार, वहाँ पे मैंने यही पूछा, उन्होंने कहा कभी हम लोग के बीच में ऐसा देखने को नहीं मिला। तो कौन लोग हैं जो ये चीज़ें करवाना चाह रहे हैं और ये स्लोगन आज भी देते हैं कि हमें पानी नहीं पीने दिया जाता था, हम हांडी बांध के चलते थे, हम झाड़ू बांध के चलते थे। मतलब ये कहाँ लिखा है और कहाँ से चीज़ें आ रही है? आप पढ़िएगा मैकेले ने क्या लिखा था अपने रिपोर्ट में, जब उसने ब्रिटिश इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपी थी। उसने कहा था कि जब तक भारत में इस प्रकार की गुरुकुल व्यवस्था रहेगी, शिक्षा व्यवस्था रहेगी, हम समाज में विच्छेद नहीं पैदा कर सकते हैं। और उसके बाद तमाम गुरुकुल इस देश में बंद कराए गए थे। उसके बाद जातीय अंतरजातीय कलह जो है वो बढ़ती गई और वो एक ऐसे स्थिति पर पहुंच गई जहां समाज आज खड़ा हुआ है, खंड 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 है। आज का मुद्दा सुना तो सबने है, अब समझेंगे अपने अंदाज से। चलो शुरू करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी और मेरे साथ मेरे सहयोगी सौहार्द द्विवेदी भी मौजूद हैं। बैठकबाजी का नया एपिसोड है और इस नए एपिसोड में हमारे साथ एक हमारी खास कलीग मौजूद हैं जो आज डेब्यू कर रही हैं बैठकबाजी सीरीज में। सो वी हैव नंदिनी विथ अस। नंदिनी का ये पहला एपिसोड है बैठकबाजी का और आज का मुद्दा थोड़ा सा जटिल है। जटिल इसलिए है क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो काफ़ी लेयर्ड है। इसमें ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं होता है। इस पर आज़ादी से लेकर अब तक कई बार विवाद हुआ है और आगे भी विवाद होते रहेंगे। लेकिन चिंता वहाँ बढ़ जाती है जब बात विवाद और वाद विवाद से बढ़कर सड़कों तक पहुँच जाए, तब मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। अभी आपने सीजेपी का प्रोटेस्ट देखा होगा और हम सब जानते हैं सीजेपी की शुरुआत कैसे हुई थी। सीजेपी की शुरुआत एक इंस्टाग्राम पेज से हुई थी। जब सीजेआई ने एक रिमार्क दिया था, उसके विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई। कुछ ही घंटों में उसे विशाल जन समर्थन मिला। उसके बाद हमने देखा कि सीजेपी ने सड़कों पर भी अपना दम दिखाया। अब सीजेपी का मामला हल हो जाने के बाद एक और इंस्टाग्राम पेज जो है इस वक्त सुर्खियों में है, हेडलाइंस में है,
काफी ट्रेंड कर रहा है और वो है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, RHA। इसका उद्देश्य है रिजर्वेशन को भारत से हटाना। अब भारत में जब भी बात आरक्षण की होती है तो मामला बहुत पेचीदा सा हो जाता है, क्योंकि इसका कहीं भी सही या गलत जवाब नहीं है, इसके लेयर्ड जवाब है। इसका जवाब हाँ या ना में नहीं जा सकता। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, एक ऐसा विषय है जो भारत के हर जनमानस के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना इस बैठकबाजी के एपिसोड में आरक्षण पर चर्चा की जाए। क्या RHA रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का जो मकसद है रिजर्वेशन को हटाना, क्या ये सही है, क्या ये पॉसिबल है और क्या ये होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो उसके पीछे के तार्किक कारण क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इंट्रोड्यूस मैंने कर ही दिया है, मेरे साथ नंदिनी है, मेरे साथ सौहार्द है। तो सौहार्द जी, आपसे ही शुरू करेंगे। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार का जन समर्थन कॉकरोच जनता पार्टी को मिला, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को मिलेगा? जैसा कि पहले आप देखिए कि अभी मुझे लगता है कि 2-3 दिन हुआ है, 3-4 दिन ये पेज बना है और उस पर लगभग 5 मिलियन से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, जहाँ तक अभी कल तक जो मैंने देखा था। और देखते ही देखते ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग कनेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ लोग चाह रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये चीज़ कह देना कि आरक्षण देश से हट जाएगा, ये तो पहले मैं आपको बोल दूं, मुझे अभी जो चीज़ें लग रही है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल इसकी इतना ज़्यादा मतलब कि लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आरक्षण जो है वो ख़त्म हो। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आरक्षण अगर बिल्कुल, मेरा भी मानना है कि मिलना चाहिए आरक्षण, लेकिन उन लोगों को मिलना चाहिए जिसको इनकी आवश्यकता है, ज़रूरत है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सक्षम है, ठीक है, अगर कोई IAS है, IPS है और मान लीजिए वो उस वर्ग से आता है, ठीक है, जिनको आरक्षण मिल रहा है, तो वो जाहिर सी बात है उन्हें आरक्षण क्या कहते हैं, उनको अपने हिसाब से सोचना चाहिए कि हमारे समाज के ही जो बीच के लोग हैं उनको आरक्षण की ज़्यादा आवश्यकता है ना कि। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। मैं गया था बिहार में इलेक्शन कवर करने, तो वहाँ पे मैं देखा कि जो मांझी समाज के लोग होते हैं, जैसे जीतन राम मांझी जी हैं, तो वो सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, ठीक है। और उसके बाद जो उनके समाज के लोग हैं वो आप समझ लीजिए कि मुख्य मतलब अंतिम पंक्ति में भी नहीं है। उनके पास न तो शुद्ध पानी पीने का है, ना तो उनके पास खाने की व्यवस्था है, यहाँ तक कि आप उनके बच्चे जो हैं कपड़े तक नहीं हैं, उनकी आप हड्डियाँ गिन लेंगे, ये स्थिति है। और ये लोग वोट किसके नाम पे लेते हैं? उन्हीं के नाम पे लेते हैं, उसी के नाम पे वोट ले करके वो तो हैं, उनका पूरा खानदान पदों पे हो जाता है, लेकिन जिनके नाम पे ये वोट लिया जाता है उनके अंदर कभी कोई सुधार नहीं हुआ, ना तो उनकी शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, किसी भी तरीके से नहीं। तो मुझे लगता है कि मूल रूप से जिनको इसकी आवश्यकता है उन तक आरक्षण पहुंचना चाहिए। नंदिनी, व्हाट्स योर टेक? जैसे सौहार्द ने एक्सप्लेन किया, मैं पहले आपका टेक ले लेता हूँ, फिर हम विल ओपन द डिस्कशन। व्हाट यू थिंक अबाउट इट? क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं इस मूवमेंट में, वो कर रहे हैं, तो आई थिंक ये वही लोग जुड़ रहे हैं जिनके साथ शायद भेदभाव हुआ होगा आरक्षण को लेके। अब जैसे मैं कुछ स्टूडेंट्स से बात करती, जब मैं स्टूडेंट्स वगैरह से बात करती तो वो यही कह रहे थे कि मैम हम जनरल कैटेगरी के हैं तो हम सफ़र कर रहे हैं, और भले ही हमारा स्कोर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भले ही हम कितने भी अच्छे मार्क्स क्यों नहीं ले आए, लेकिन हमें सीट नहीं मिलती बड़े कॉलेजेस में, बड़े इंस्टीट्यूट्स में। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन है, क्योंकि SC ST OBC ये जो तमाम जो कैटेगरीज बनी हुई है उन लोगों को मिल जाता है। तो आई थिंक जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस पूरे मूवमेंट को, वो आई थिंक इसी तरह के ही कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस तरह का भेदभाव फेस किया है। और रिजर्वेशन आई डोंट थिंक हटाना चाहिए, क्योंकि मैं सौहार्द जी से बिल्कुल अग्री करूंगी कि रिजर्वेशन हटाना सॉल्यूशन नहीं है, बट हाँ रिजर्वेशन को, लेकिन अब हमें उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आर्थिक बेस पे देना चाहिए, आर्थिक स्थिति जिसकी गड़बड़ है उसको देना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब रिजर्वेशन शुरू भी हुआ था, मुद्दा ये उन लोगों से शुरू हुआ था, अनटचेबल्स जिसे हम कह रहे थे, ये सब। बट अब आई थिंक उस ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है रिजर्वेशन को। एक चीज़ में मैं डिसएग्री करूंगा नंदिनी से। नंदिनी ने कहा कि उस तब के ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत अंतर है। देखिए, सुनने में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, हो सकता है शहरी क्षेत्रों में उस तरीके की छुआछूत होती भी ना हो,
लेकिन जब आज भी अगर आप छोटे इलाकों में जाएंगे या ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, छुआछूत, जाति व्यवस्था एक बहुत कड़वी सच्चाई है। और इस जाति व्यवस्था में अगड़ा पिछड़ा कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, भारत में जाति व्यवस्था जो है ना, वो मत्स्य न्याय की तरह है। जैसे मत्स्य न्याय किसको कहते हैं कि हर बड़ी मछली अपने से छोटी मछली का शोषण कर रही होती है। भारत में भी वही है, हर जाति अपने से छोटी जाति का, तथाकथित रूप से छोटी जाति का शोषण कर रही है। क्या अगर हम बहुत आसानी से अगड़ा पिछड़ा कर देते हैं। क्या अगड़ी जातियों में ब्राह्मणों का विवाह राजपूतों के यहाँ होता है? नहीं होता है। क्या राजपूतों का विवाह भूमिहारों के यहाँ होता है? नहीं होता है। उसी तरह अगर आप पिछड़ी जातियों में आएंगे, नहीं, एक मिनट, उसी तरह अगर आप पिछड़ी जातियों में आएंगे तो वहां पे समझ लीजिए यादव जाति के लोग हैं, वो पासवान जाति में अपनी शादियां नहीं करेंगे। पासवान जाति के लोग जो हैं वो अपने से नीचे वाली जाति के पास मांझी जाति में शादियां नहीं करते हैं। तो जाति व्यवस्था और जातियों में समाज हर वर्ग पर बटा हुआ है। अब मैं आता हूं कि मैं क्यों कहता हूं कि आज भी भारत में जाति व्यवस्था या बनी हुई है। आप खबरें पढ़िएगा, कई बार आप ऐसी खबरें पढ़ेंगी कि किसी फलाना जाति के यहाँ से दलितों की बारात गुजर रही थी, दूल्हा घोड़े पे बैठा हुआ था, दूल्हे को पीट दिया। क्यों पीट दिया भाई? ये मानसिकता अभी भी वहीं तक है ना कि मतलब आप हमसे छोटे हैं, आप हमारे सामने घोड़े पे बैठे कैसे जा सकते हैं? छुआछूत एक कड़वी सच्चाई है समाज की, उसको हम इग्नोर या दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन मैं आप दोनों की उस बात से बिल्कुल सहमत करता हूं कि अब टाइम आ गया है आरक्षण में रिफॉर्म्स करने का। और ये क्यों जरूरी है मैं उस पर आऊंगा, लेकिन आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग बोलिए, फिर मैं बताता हूँ। तुमने कहा कि अनटचेबिलिटी या जो भी छुआछूत है वो अभी भी है, मैं मानती हूँ है, लेकिन क्या तुम्हारा अब आज अगर कोई छोटा जाति का इंसान है, क्या वो तुम्हारा आज के जमाने में दोस्त है? बिल्कुल है। पर क्या ये पहले था? हाँ, कुछ मात्रा में कम तो हुआ है, ये तो तुम्हें भी अग्री करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ पूरी तरह खत्म हो चुका है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब बहुत कम बचा है, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही, लेकिन पहले में और अब में बहुत फर्क है। बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन अभी भी बहुत बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर ये जाति व्यवस्था, छुआछूत बिल्कुल है। आप गांव में चले जाइए, आप अगर कोई, मैं ब्राह्मण समुदाय से आता हूं, मैं अपने गांव की कहानी आपको सुनाता हूं। मेरे गांव में मेरे से बड़े बड़े लोग हैं जो शायद मेरे दादाजी की उम्र के रहे हों, वो हमें देख के प्रणाम करते हैं। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि हम एक खास कुल में पैदा हुए हैं। अब क्या सम्मान जाति के आधार पर मिलेगा? वास्तविकता है कि असल भारत आज भी ग्रामीण इलाकों में रहता है। मुझे बता दें, मैं किसी के खिलाफ नहीं कह रहा हूं, लेकिन तथाकथित रूप से ऊंची जाति के लोग क्या निम्न जाति के लोगों का घर का पानी पीते हैं? आज भी गांव में नहीं पीते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा काटना चाहूँगा। विशेष बात यह है कि आपने 2-3 चीज़ें बोली हैं, मैं उस पर जाऊँगा। आपने जाति जो ये भेदभाव है, पहली बात तो आप ग्रामीण इलाके से आते हैं, आप जब स्टार्टिंग में क्या देखा है अपने घर में? आपके बब्बा या फिर आपके पिताजी वगैरह ऐसा करते हैं कुछ? हाँ बिल्कुल, हाँ होता है, बिल्कुल होता है। वो लोग मतलब टच नहीं करते, छूते टच उसकी बात नहीं है। अगर अब बात यहाँ तक आ गई है कि जैसे हमारे घर पे हमारे एक बड़े घनिष्ठ एक इंसान है, मेरे पिता का उनसे बड़ा स्नेह है, बहुत स्नेह है, और वो हमारे दादाजी के टाइम से हमारे साथ रह रहे हैं। हमारे जब पिताजी, चाचा, ये सभी लोग छोटे थे तब से हमारे साथ वो रह रहे हैं। वो उनका अधिकतर टाइम वो हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर पे रहते हैं, हमारे घर पे ही सोते हैं, हमारे घर पे ही खाना खाते हैं। लेकिन उसके पीछे भी एक रीजन है, उनको एक अलग बर्तन निकाल के दिया हुआ है। उसी बर्तन में वो खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद वो अपना बर्तन धो देंगे, उसी कप में वो चाय पियेंगे, उसी गिलास में वो पानी पियेंगे। वो हमारे घर में नहीं आता। और ये किसी एक गांव की बात नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई पूरे ग्रामीण भारत की है। तो जब इस तरीके का छुआछूत है, अभी भी है, इस पे बहुत सारी चीजें हैं। और एक बात आपने कही शादी विवाह को लेकर के, प्रमोद आपको पहली बात ये बता दें कि ये जरूरी नहीं है कि आप आरक्षण की बात पे ये आप कहना चाह रहे हैं कि अगर ये तब खत्म होगा जब हम एक दूसरे के यहाँ शादी विवाह करेंगे। ये अपनी अपने मन की बात हो सकती है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं कि अब आरक्षण इस पे ख़त्म होगा कि हम अपनी शादी उनके यहाँ करें या वो हमारे यहाँ कहें। ये तो मतलब उनके आदमी की अपनी क्या कहते हैं उसके मन की बात है ना कि वो शादी विवाह कहाँ करना चाहता है। आप शादी विवाह से लेकर के आरक्षण पे बात नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति चाहेगा
कि उसकी बेटी की शादी कहाँ पे हो। वो हर एक जगह पे आप देख लो, वो चाहेगा कि हम उस जगह पे करें जहाँ पे हमारी बेटी खुश रहे, प्रसन्न रहे और एक अच्छा जीवन व्यतीत करे। ठीक है, तो हम जाहिर सी बात है, अब आप ये कह दीजिए कि हम तब मानेंगे कि बराबरी का अधिकार है जब आप शादी करेंगे हमारे घर में, आप हमसे शादी करिए। तो ये चीज़ें तो लानी ही नहीं, शादी विवाह नहीं लानी चाहिए, पर्सनल हो सकता है, ये बात है। अब और ऐसा नहीं है कि शादी विवाह हुआ नहीं है। आपको मैं बता दूं, रामविलास पासवान ने शादी की है, वो ब्राह्मण महिला हैं। उसके बाद मैं अंबेडकर जी से लेते हुए कितने जन को गिना दूंगा जिनकी शादी ब्राह्मण लड़कों से या ब्राह्मण लड़कियों से हुई है। ठीक है, आपने मेरी बात को प्रूव कर दिया। मैंने भी कतई नहीं कहा कि अंतरजातीय विवाह एकदम होना ही चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए, नहीं। मैंने इस पे कुछ लोगों की बयानबाजी भी सुनी है, मैं आपको बता दूं। मैं उस पे कह रहा हूं कि इस चीज पे कभी इस चीज पे नहीं कहना चाहिए कि आप जब लड़की आप शादी हमारे यहाँ देंगे तब हम मानेंगे कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। ये कोई बात थोड़ी हो जाएगी। एक बात सुनिए, मेरे खुद के एक जानने वाले हैं जिन्होंने एक बड़ी डेरोगेटरी बात कही थी, जिसका मैं एकदम ही खंडन करता हूँ, जिसका मैं एकदम ही समर्थन नहीं करता हूँ। और उनका ये था कि भारत में समाजवाद तब आएगा जब सवर्णों की बेटी दलितों के बिस्तर पर आएगी। इस तरीके के स्टेटमेंट जो भी लोग देते हैं, ये घृणास्पद है, ये एक घिनौना बयान है। बेटी चाहे सवर्णों की हो चाहे दलितों की हो, किसी की बेटी के किसी के बिस्तर पर आने से समाजवाद नहीं आएगा। समाजवाद मानसिकता के बदलाव से आएगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरे वो मानसिक कुंठित लोग हैं जो लोग अगर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, बेटी किसी भी समाज की हो, किसी भी कास्ट की हो, उसकी अपनी मर्जी है, उसकी आत्म हाँ, वो कहीं भी करे। अगर वो चाहती है तो माँ पिता उसके सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है, होता है। लेकिन आप ये कह दीजिए कि उनकी बेटी हमारे बिस्तर पे सोएगी, तो ये मानसिक कुंठा है, ये बीमारी है और इस बीमारी का इलाज होना चाहिए। बिल्कुल इस तरीके की सोच जो रखते हैं। सौहार्द जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत करता हूं, लेकिन मैं उस बात पर लौट करना चाहता हूं। आपने क्या कहा कि हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनकी बेटी जिस घर में जाए वो सुखी रहें, उनके पास ज्यादा साधन हो। इसका मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि जो नीची जातियों, जो तथाकथित रूप से नीची जातियों के लोग आते हैं, वो उतने साधन संपन्न नहीं है। उनकी बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है। मैं आपको जनरल कास्ट में भी कितने लोगों को गिना दूंगा जिनके यहाँ खाने की स्थिति दयनीय है। आप गलत ले जा रहे हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप उसी बात पे आ रहे हैं एक तरीके से घुमा करके। शादी से आरक्षण का कोई लेना देना नहीं है। और जो लोग ये बात करते हैं कि जब तक बेटी नहीं ब्याहेंगे आपके घर में एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे, तो उनकी मानसिक कुंठा है। लड़की की शादी, लड़के की शादी, वो उनका पर्सनल मैटर है। फौज जी का कहने का ये मतलब था कि लड़की कहीं भी शादी हो, चाहे वो किसी दलित के घर में हो, अगर वो खुश है, अच्छे से रह रही है, या वो ब्राह्मण का घर हो, किसी का भी घर हो, बस लड़की की खुशी मैटर करती है। अब 2 मिनट आप लोग मेरी बात, उनका कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं था कि दलितों के घर पर इस तरह का नहीं मिलता है, या प्रसन्न नहीं रहती है, या अच्छा घराना नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं। कोई भी घर हो सकता है वो। अब 2 मिनट आप लोग मेरी बातों को सुनिएगा, अपने अपने जातीय अभिमान को साइड में रख के। मैंने कतई नहीं कहा था कि अंतरजातीय विवाह जो है वो मैंडेटरी हो जाना चाहिए। शादी विवाह करना इंडिविजुअल चॉइसेस हैं। मैंने उस मानसिकता के पीछे की बात की थी कि अंतरजातीय विवाह क्यों नहीं होते। जो पक्ष आपने भी रखा कि हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो साधन संपन्न घर में जाएं, वो बेहतर घरों में जाएं, वो सिनेरियो नहीं है। निम्न जातियों में आज भी, आपने मुसहर कम्युनिटी की बात की, माझी कम्युनिटी की बात की, मैंने भी देखा है। और सिर्फ माझी कम्युनिटी नहीं, आप सात कम्युनिटी के घरों पे चले जाइए, आप कम्युनिटी के घरों में चले जाइए, या आप उनसे भी जो सामाजिक तबके से नीचे कमजोर व्यक्ति हैं, आप उनके घरों में चले जाइए। वहां पे जिस तरीके की निर्धनता और गरीबी आपको देखने को मिलेगी, वो समाज के किसी तबके में नहीं मिलेगी। ऐसे में इन समाजों का हैंड होल्डिंग बड़ा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और आपके, मैं उस बात से भी, और आपके बिल्कुल मैं राजनीति अभी इसमें ला ही नहीं रहा, सुनिए मेरी बात। और मैं आपकी उस बात से भी बिल्कुल सहमत रहता हूं कि सवर्णों में भी जो तथाकथित अगड़ी जातियां हैं, उनमें भी कई परिवार ऐसे हैं जो शायद बीपीएल हैं, जिनके पास खाने पीने का सामर्थ्य नहीं है, जो टूटे फूटे घरों में रह रहे हैं। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं। मेरा फिर से कहने का मतलब वो था कि समाज में जब हम समाज के लिए कोई नियम बनाते हैं तो हम एक बड़े तबके को देख के बनाते हैं। तो जो आरक्षण के पीछे का जो आशय था बाबा साहब अम्बेडकर का, या फिर तब के संविधान निर्माताओं का, वो भी यही था कि ये जो बाबा साहब ने भी ये नहीं कहा था कि ये सदैव जीवन पर्यंत रहेगा। 10 साल के लिए था। और उसमें भी ये भी था कि जो आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से क्या कहते हैं, दूर हैं। अब जब मैं बात करता हूँ कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, अब मैं उस पर आता हूँ। 70 साल से इस देश में आरक्षण है, क्या स्थिति में बदलाव आया है? नहीं आया है। अब मैं आपको जरा उसके चंद उदाहरण पेश करता हूं।
भारत में SC ST OBC, अब मैं आपको उनके पहले आंकड़े बताता हूँ कि कौन कितना है, पॉपुलेशन कितनी है। SC कम्युनिटी की 2011 के सेंसस के हिसाब से इस देश में आबादी है 16.6% है। ST कम्युनिटी की है 8.6%। OBC कम्युनिटी जो है वो 41 से 44% तक है, क्योंकि कई जातियां इंक्लूड हुई हैं नई OBC में। और जनरल कैटेगरी जो इस देश में है वो 30% है। ठीक है, ये नंबर याद रखिएगा, ये रेफरेंस के लिए है। जब बात रिप्रेजेंटेशन की आती है, 70 साल से आरक्षण है इस देश में। हायर एजुकेशन एनरोलमेंट में कितने प्रतिशत लोग हायर एजुकेशन में हैं, अगर वो नंबर सुनेंगे तो बड़ा चिंतित करने वाला है। SC कम्युनिटी 15.5%, ST कम्युनिटी 6.4%, OBC 40.1%, जनरल 38%। अगर हम बात करें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की, तो इसमें तो मैं पहले जातियों में जाता ही नहीं हूं। सबसे गंभीर और सबसे चिंता का विषय तो यह है कि आज इस देश में जनरल एनरोलमेंट रेशियो जो देश का है वो 30% है। इसका जनरल एनरोलमेंट रेशियो होता क्या है? भारत में 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग में सिर्फ 30% लोग ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन के लिए एनरोल्ड हैं, जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं। अगर अब इसमें मैं जातियों की बात करता हूं तो जनरल ओवरऑल आता है 30%, SC आता है 28.3% और ST समाज है 22.7%। इसमें हालांकि महिलाएं ज्यादा हैं। अगर मैं ओवरऑल कैटेगरी की बात करूं तो भारत में हर 100 में से 31 महिला जो है वो हायर एजुकेशन ले रही है, वहीं लड़के सिर्फ 28 ऐसे लड़के हैं 100 में से जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं। अगर SC कम्युनिटी की बात करें उनमें सिर्फ 26 लड़के हैं, लड़कियां 29 हैं। ST कम्युनिटी में 21 लड़के हैं और 23 लड़कियां हैं। तो ये गंभीर ये हैरान करने वाले नंबर है। अगर 70 साल बाद भी अगर हम लोगों को नहीं उनकी हैंड होल्डिंग कर पा रहे हैं, अगर उनका उत्थान नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सिस्टम को भी सोचने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार के प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ रिजर्वेशन बढ़ा देने से चीजें नहीं सुधरेंगी। पॉलिटिकल पार्टी के कई लोग ये भाषण देते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो हम 70% कर देंगे रिजर्वेशन। कोई कहता है हम प्राइवेट संस्थानों में भी 90% आरक्षण ला देंगे। आरक्षण देने से सिर्फ चीजें नहीं हल होंगी। क्या आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिल रहा है जिन लोगों के लिए बना था? और क्या आप लोगों को नहीं लगता कि अगर 70 साल हो गए तो आरक्षण में भी रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है? क्या क्रीमी लेयर का प्रावधान हम नहीं जोड़ सकते? क्या रामविलास पासवान का परिवार जो है, चिराग पासवान हो गए या उनका पूरा परिवार हो गया, चाहे लालू प्रसाद यादव का परिवार हो गया, चाहे नीतीश कुमार का परिवार हो गया, या फिर देश के जितने भी बड़े बड़े SC ST नेता लोग हैं उनके परिवार हो गए, या उनके IAS अधिकारियों के या सरकारी नौकरी में काम करने वाले लोगों के परिवार वाले हो गए, क्या उन्हें भी आरक्षण की आवश्यकता है? या आरक्षण की आवश्यकता उस समाज को है जो गांव में भी नहीं रहता, गांव के बाहर एक टोले में रहता है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है? बात ये सही है। और एक चीज़ ये भी इसमें गंभीर है कि ये जो भी लोग हैं, जैसे कि इसमें गंभीर समझने की आवश्यकता है कि कुछ लोग जो क्या कहते हैं शिक्षा जिनको नहीं मिल पा रही है, ठीक है। इसमें मेरा मानना है कि मैं दोनों तबके के लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, उसमें ये देखता हूँ कि ये हमारा जो परिवार के लोग हैं या फिर घर के, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम शिक्षा की ओर। अभी आपको मैं बता दूँ, जैसे कि मान लीजिए किसी ब्राह्मण समाज में मैंने ये देखा है, ठीक है, और ये बताने वाले हमको एक क्या कहते हैं दूसरे वर्ग के ही लोग हैं, कि उसमें मैंने देखा है कि वो व्यक्ति चाहे एक टाइम भोजन करेगा लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करता है, किसी भी तरीके से शिक्षित करता है। तो ये माँ बाप पे सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी कास्ट के हैं, आप किसी भी धर्म के, लेकिन जब तक आप उन्हें शिक्षित नहीं करेंगे, और अगर आप शिक्षित हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है कि जो पीता है वो दहाड़ता है, बाबा साहब ने कहा है। तो अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, उस लायक बनाइए। उसके बाद जब आप उस स्तर पे आ जाते हैं तब ये कोई नहीं देखता है ऊंच नीच, कुछ नहीं देखता है, कुछ ऊंच नीच है ही नहीं। मामला यहाँ पे अमीर गरीब का है। अगर आप पावरफुल हैं, आपके पास पैसा है, तो कोई नहीं पूछता है कि आप किस कास्ट से हैं। मैं कितने लोगों को गिना दूंगा कि वो बड़े पदों पे हैं और उनके पास पैसा है, तो उनके यहाँ तमाम सवर्णों की शादियां हुई हैं, तमाम लड़कों के, तमाम लड़कियों के, कुछ नहीं पूछा जाता, कोई भेदभाव नहीं होता। इसलिए शिक्षित होना सबसे आवश्यक है। आप जिस दिन उस पद पे आ जाएंगे, पोजीशन पे आ जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा कि आप किस कास्ट से हैं भैया। रिजर्वेशन का जो मुद्दा शुरू हुआ था कास्ट सिस्टम को लेके, आई थिंक कास्ट सिस्टम को ही सबसे पहले खत्म करने की जरूरत है। बिल्कुल, कास्ट सिस्टम होना ही नहीं चाहिए रिजर्वेशन में। रिजर्वेशन में अगर हम किसी को दे रहे हैं तो सिर्फ, जैसा कि उन्होंने कहा कि सिर्फ इनकम के बेसिस पे कितना उनका वो है, किन मतलब जो क्यों अभी
जैसे उन्होंने कहा कि कितने लोग हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा, खाने के लिए नहीं है, उन लोगों के पास रिजर्वेशन पहुंचना चाहिए। कास्ट में या छोटी जाति इन कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता है ये बातें कहने और सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। हमारा देश करप्शन से भरा हुआ देश है। ईडब्ल्यूएस कोटा स्टार्ट हुआ है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। आप जरा जाके उनके लाभार्थियों की लिस्ट चेक करिए, आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे। अभी एक रिपोर्ट भी आई है, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद, जो साधन संपन्न परिवार से आते हैं लेकिन उन्होंने ईडब्ल्यूएस कार्ड बनवा लिया है। और यही सेम कास्ट सर्टिफिकेट का भी है। अगर मैं आज चाहूं तो मैं कास्ट सर्टिफिकेट बना सकता हूं अपना SC ST OBC। तो भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। और आपने जो बात कही ना कि शिक्षित करिए, बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। कैसे? और ये सरकारों और ये बिल्कुल सही बात, ये सरकारों की विफलता है। आप उस दिन आरक्षण हटाने के बारे में, आरक्षण में संशोधन करने के बारे में सोचिएगा जिस दिन आप खुद ये बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ, हमने ग्रामीण स्तर पर भी अच्छे स्कूल बनवाए हैं, हमने ग्रामीण स्तर पर भी ऐसे स्कूल बनाए हैं जहां लोग प्रेरित होंगे कि नहीं, मुझे बच्चे को पढ़ाना है। या हम जो पढ़े लिखे लोगों को हैं उनको एक सुदृढ़ व्यवस्था दे रहे हैं रोटी रोजगार कमाने की। जिस दिन भारत में, भारत के अंचलों में, भारत के प्रखंडों में, भारत के जिलों में और भारत के गांव में जिस दिन बढ़िया स्कूल कॉलेजेस बन जाएंगे, उस दिन सरकार अगर ये फैसला लेती है कि हम संशोधन करेंगे या ये करेंगे वो करेंगे, उस दिन शोभा देता है। लेकिन असलियत ये है कि आजादी 1947 से लेकर आज 2026 में हम बैठे हैं, आरक्षण और जाति के नाम पे सिर्फ राजनीति की गई है। जाति के नाम पे सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाई गई हैं। जाति के नाम पे सिर्फ अपने वोट बैंक बनाए गए हैं। उन जातियों के लिए कोई काम नहीं किया गया है, सिर्फ जातीय उन्माद पैदा किया है। और अगर मैं यहाँ पे आरक्षण का समर्थन कर रहा हूं तो कोई इस बात का ये कतई मतलब ना निकाले कि JNU जैसे यूनिवर्सिटीज में जो दीवारों पर स्लोगन लिखे होते हैं, ब्राह्मणवाद से आजादी और ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी और ठाकुर बनिया, जो भी तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार या फिर ठाकुर बनिया सारे चोर बाकी सारे DS4, ऐसे नारों का हम समर्थन नहीं करते। और ये नारे जो लगाते हैं ये सिर्फ देश में जातीय उन्माद बढ़ाकर वही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले 70 सालों से किया है। अभी मैं आपको एक कुछ कह रही हैं, आप कह लीजिए। जैसा कि तुमने कहा कि करप्शन हो रहा है, एक हमारे खुद के साथ ही एक्सपीरियंस है कि जब हम लोग हैदराबाद में रह रहे थे, हमारी सोसाइटी में ही रहने वाली एक महिला जो लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बिल्कुल कोई कमी नहीं है, उनके बच्चे हैं, एक बच्चे को उन्होंने लंदन में तक पढ़ने भेज दिया था, वो अपना EWS का सर्टिफिकेट बनवा कर लाई है और हमें कहती है हम बनवा कर लाए हैं, आप भी बनवा कर ले आइए, आपको बहुत वो मिलेगा, 5,000 रुपए खाली आपको देना है। बिल्कुल। और बीच तो में ये अगर करप्शन से हम भरे हुए हैं तो हम कुछ भी ले आए, हम कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात कर ले, हम कुछ भी कर ले, जैसे प्रबोध ने कहा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ऑन ग्राउंड। और देखिए बीच में अभी खबरें आई थी कि नीट का कट ऑफ जो है वो -40 तक पहुंच गया था। बहुत चिंता का विषय है। अगर कोई -40 नंबर लेके नीट और वो MBBS में अगर वो एडमिशन लेता है, यकीन मानिए कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, आप एडमिशन ले लेंगे, लेकिन फिर वो पढ़ाई आप ही को पढ़नी है। और इसीलिए अगर आप IITs और एम्स में जाएंगे या मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे तो जो SC ST स्टूडेंट्स के जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, वो कोप अप नहीं कर पाते हैं उस प्रेशर से। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि हम उस समाज को, जिस समाज को 70 सालों से रिजर्वेशन दे रहे हैं, उस समाज को हम इतना भी सक्षम नहीं बना पाए हैं कि वो -40 से अधिक का नंबर ला पाए, कि आज भी हमें उन्हें एडमिशन देने के लिए -40 का कट ऑफ बनाना पड़ता है। ये भी तो फिर सवाल पूछे जाएंगे ना सिस्टम से। और ये वही व्यवस्था है जो बड़ा चौड़े होकर कहती है कि हमने फलाने जाति को भी आरक्षण दे दिया, ढिमकाने जाति को भी आरक्षण दे दिया। सिर्फ आरक्षण देने से अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे क्या? पढ़ना तो बेचारे उस बच्चे को पड़ेगा ना जो -40 लेके MBBS की डिग्री करेगा। वो 5 साल वहां पे तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो 5 साल वो मेंटल ट्रॉमा बेचारा वो झेलेगा। और ऐसे ही बच्चे फिर गलत कदम उठा लेते हैं। तो उसके दूसरे पहलू पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर हम क्यों नहीं ऐसे बच्चे पैदा कर पा रहे हैं, या फिर उन बच्चों को हम इतना सशक्त क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि उन्हें -40 तक कट ऑफ लाने की जरूरत ना पड़े, और मेरिट का जो गला घोट रहे हैं वो घोट ही रहे हैं। हाँ, जो एलिजिबल है, जो बेस्ट मार्क्स लेकर आया है, उसको आगे रखना चाहिए। ये -40 वाला ये सिस्टम तो सबसे ज्यादा खराब है। इनफैक्ट जब बीच में ये सारे जब ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, तब मेरे आसपास के लोग ये कहने लग गए थे कि अगली बार से जब हम लोग फ्यूचर में अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो हमें सरनेम देखकर फिर उस डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये तक बात आ गई थी। ये भी गलत है। अब मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉपुलेशन बताई थी, अब मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ। इस देश में जनरल आबादी यानी सवर्णों की आबादी है करीब 30%। सरकारी नौकरियों में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में सवर्णों का जो प्रतिशत है, हिस्सेदारी है, कितनी है? 46.1%।
आबादी से तकरीबन 16% अधिक। ओबीसी समुदाय इस देश में 41 से 44% है। रिप्रेजेंटेशन क्या है उनका? 29.25%। एससी कम्युनिटी का ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन है। आबादी जो है वो 16.6% है और सरकारी नौकरियों में तकरीबन 17% इनका योगदान है। और एसटी कम्युनिटी भी 8-8.5% है देश में, और तकरीबन 8% वो देश की सरकारी केंद्र सरकार की नौकरियों में है। ये केंद्र सरकार का डेटा है। एक और हैरान करने वाली बात आती है वहां पे जब हम बात करते हैं लैंड ओनरशिप की, जब हम जमीन की बात करते हैं, जमीन की हम बात करें तो एससी समुदाय इस देश में तकरीबन 17% है, उनके पास केवल 10% जमीन है। एसटी कम्युनिटी के पास ज़्यादा है क्योंकि जंगल जमीन की लड़ाई भी रही है और उनका अधिकार है, उनके पास ज़मीनें रही हैं। 9% के आसपास हैं, तकरीबन 14% उनके पास ज़मीनें हैं। ओबीसी तकरीबन 41 से 44% है, उनके पास ज़मीनें सिर्फ 28% है। वहीं जनरल की बात करें तो 30% है और तकरीबन 49% लैंड ओनरशिप उनके पास है। अब इसका मतलब मैं ये कतई नहीं कह रहा कि हमें कम्युनिज्म मॉडल का सहारा लेके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, नहीं। किसी ने बहुत मेहनत करके वो धन अर्जित किया है। हमारा मकसद ये है कि हम बाकी समुदायों को कब सशक्त करेंगे कि वो भी लैंड खरीदने के काबिल हो, वो भी जमीनें खरीदने के काबिल हो। कौन सशक्त करेगा, ये भी तो बड़ा मुद्दा है ना। कौन करेगा? हम आप अपने स्तर पे कर सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ कोई भी नहीं होगा जो कि अब कॉलेज में पढ़ता रहा होगा तो उसने ऐसा कभी किया होगा जाति भेदभाव। हम लोग आज भी जैसे एक साथ खाना खाते हैं, एक टिफ़िन में खाते हैं, कभी कहीं सुनने को मिलता है। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं करके आ रहा हूँ जीआर, वहाँ पे मैंने यही पूछा तो उन्होंने कहा कभी हम लोग के बीच में ऐसा देखने को ही नहीं मिला। तो कौन लोग हैं जो ये चीज़ें करवाना चाह रहे हैं और ये स्लोगन आज भी देते हैं कि हमें पानी नहीं पीने दिया जाता था, हम हांडी बांध के चलते थे, हम झाड़ू बांध के चलते थे। मतलब ये कहाँ लिखा है और कहाँ से चीज़ें आ रही है? आपको मैं गिनवा दूंगा, लाइन से गिनवाऊंगा। मौर्य साम्राज्य से लेकर के और उसके बाद आपको क्या कहते हैं, ये बिजली पासी को देख लीजिए, सुहेल देव महाराज को देख लीजिए, तो मतलब तमाम राजा रहे हैं, तमाम राज्य किया उन्होंने। फिर मुगलों का शासन काल आया, फिर मराठा साम्राज्य, मतलब तमाम ये लोग रहे हैं जिन्होंने राज किया है। जब ये लोग राजा थे, राज्य किए हैं, तब ये कब पानी के बिना तरसे? मुझे समस्या ये बात की, ये कौन लोग हैं जो कि इस तरीके की चीजें चलाते हैं कि अभी भी समाज में द्वेष फैले? ये बिल्कुल एक सुनियोजित तरीके से फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। क्योंकि अगर आप उतना पीछे भी मत जाइए अब ये, लेकिन इस बात से भी हम किनारा नहीं कर सकते हैं कि अब आज के समाज में जातीय भेदभाव एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं एक चीज बता, मैं जैसे गांव का, मैं आपको गांव का बताऊं, गांव की स्थिति। तो जैसे बब्बा वगैरह हैं जो बुजुर्ग हैं पहले के, मैं उनको बता दूं तो वो लोग जैसे कि माँ सपोज करिए पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, तो ये स्थिति है कि हम जैसे घर के भी हैं और उनके बगल से निकल के छू लिए तो जा करके स्नान करते हैं, तो जो कि हम तो उनके अपने हैं। तो ये चीज़ें थी, तो क्यों अगर वो मंदिर पे हैं या फिर पूजा कर रहे हैं तो ये चीज़ें थी और ये सब में थी, ये सब में सबको लेकर के। लेकिन जो अभी मैं आपको बता दूं कि हमारा जो घरेलू है तो वहाँ पे हमारे जैसे कि क्या कहते हैं केवट समाज के लोग सदैव से रहे हैं। हम लोग को पालने वाले वो समाज रहा है सदैव हमारे खेत से जुड़ करके, और यानी कि हम लोग कभी उनके लिए किसी चीज़ पे कोई रोक टोक नहीं। जितना हमारी माता जी, उनके हाथ में चाबी रहती है, वो जो औरतें आती हैं उनके हाथ में सारी चीज़ें, सारा मलकाना, साथ में खाना बनाना, हर चीज़ है। कभी ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिला, हमने बचपन से नहीं देखा। और चाहे वो जिस भी समाज का हो, प्रणाम उसी तरीके से करना है। तो जब हमने वो चीज़ें नहीं देखा तो हम कहाँ से ये चीज़ें ले लें? और जब हम ये पढ़ रहे हैं कि बिजली पासी से लेते हुए क्या कहते हैं सुहेल देव महाराज से लेते हुए, चंद्रगुप्त मौर्य से लेते हुए, उनको क्या कहते हैं चाणक्य ने राजा बना दिया। अगर उनके मन में ये चीज़ें होती कि ये अछूत समाज के हैं, ये हैं, तो उनको वो चरवाहा थे, उनको वहाँ से उठा करके वो मौर्य समाज का वो बना दिए, अधिपति दे दिए। बिल्कुल। और ये जब अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा नीति लागू की थी, जब गुरुकुल व्यवस्था खत्म की गई थी, तब भी तो आप पढ़िएगा मैकेले ने क्या लिखा था अपने रिपोर्ट में, जो उसने ब्रिटिश इंडिया को, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपी थी। उसने कहा था कि जब तक भारत में इस प्रकार की गुरुकुल व्यवस्था रहेगी, शिक्षा व्यवस्था रहेगी, हम समाज में विच्छेद नहीं पैदा कर सकते। और उसके बाद तमाम गुरुकुल इस देश में बंद कराए गए थे। उसके बाद अंतरजातीय कलह जो है वो बढ़ती गई और वो एक ऐसे स्थिति पर पहुंच गई जहां समाज आज खड़ा हुआ है, खंड 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 है, तमाम जातियां आपस में बटी हुई हैं। मैं फिर से वही कहूंगा, आरक्षण हटाना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी इस वक्त है जातीयता को खत्म करना। जाति का जो एक
एक एक जो भेदभाव है, जो छुआछूत है, इसको खत्म करना है। जिस दिन इस देश से जाति प्रथा खत्म हो जाएगी, जिस दिन इस देश से कास्टिज्म खत्म हो जाएगा। कास्टिज्म का मतलब ये नहीं कि आप ब्राह्मण मत रहिए, आप राजपूत मत रहिए, आप भूमियार मत रहिए, या फिर आप जिस वर्ग से आते हैं आप वर्ग मत रहिए। बस उसका अभिमान छोड़ दीजिए, और अभिमान नहीं भी छोड़ पा रहे हैं तो कम से कम लोगों को नीच देखना वो बंद कर दीजिए। हमारे देश में ना कास्टिज्म इतना सटल है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। आप हमारे यहाँ कहावतें पढ़ लीजिए, मैं नहीं जा रहा, शायद उस पर कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है। मैं जेंजिस की बात कर रहा हूं। हम एक वर्ड जो है बड़े कैजुअली यूज कर लेते हैं, छपरी वर्ड। छपरी क्या है भाई? छपरी कास्टी स्लर है, हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो यही बात है, कास्टिज्म इतना सटल हो चुका है कि कई बार हमें ये पता भी नहीं होता कि हम कास्टिज्म कर रहे हैं, पर हो रहा है। और जितना जरूरी इसको खत्म करना है, उतना ही जरूरी जो है वो आरक्षण में सुधारों की भी आवश्यकता है। और इसलिए सुधार की आवश्यकता नहीं है कि अगड़ों को फायदा मिले, सुधार की आवश्यकता इसलिए है कि जिनके लिए डिजाइन किया गया था रिजर्वेशन, जिनके लिए बाबा साहब ने और हमारे तमाम संविधान कर्ताओं ने बनाया था आरक्षण, उन तक उसका लाभ पहुंचे। समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े जो दरिद्र मनुष्य हैं, जो शोषित वंचित हैं, वाकई वंचित हैं, उन तक पहुंचे। मैं आप दोनों के क्लोजिंग रिमार्क्स चाहूंगा, बिकॉज अगर आरक्षण पर चर्चा करते रहे मैं बहुत लंबी खिंच जाती है। अपना एक एक करके क्लोजिंग रिमार्क नंदिनी आप। आई थिंक मैं पहले भी यही चीज बोली थी, अभी भी यही चीज बोलूंगी कि रिजर्वेशन शुड हैव नेवर बीन अबाउट कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के बारे में कभी होना ही नहीं चाहिए था। इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट लिटरली रिजर्वेशन पे कोई अगर स्टेप लेती भी है तो सबसे पहले उसमें ये फर्स्ट लाइन पहले ज़रूर डाले कि आप कास्ट सिस्टम को ख़त्म कीजिए, और उन लोगों को ढूंढना बहुत ज़रूरी है जिनको एक्चुअली रिजर्वेशन की ज़रूरत है। इनफैक्ट हम आधार कार्ड वगैरह इतना यूज़ करते हैं, कुछ गवर्नमेंट को थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन आधार कार्ड के थ्रू में कुछ ऐसे ही लोगों को मतलब पता चले कि हाँ इनको एक्चुअली ज़रूरत है, इनको एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, इनके पास ऑलरेडी इतना इनकम है, इनके पास नहीं है। कुछ हाँ समय लग सकता है, कुछ भी लाने में समय लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जब तक कास्ट सिस्टम ख़त्म नहीं होगा तब तक रिजर्वेशन का मुद्दा इसी तरीके से आज कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं, कल कोई और करेगा, ये मुद्दा चलता ही रहेगा। ये जो एक ड्रग है, मेरा मानना है कि अगर इसकी लत छुड़वानी पड़ेगी। रिजर्वेशन ख़त्म मत कीजिए, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। आवश्यकता ये है कि वाकई जिनको ज़रूरत है, जिन तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पा रही है और बहुत आवश्यक है, लेकिन वाकई उन लोगों तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा है, उनके नाम पे जो कथित तौर पे उनके मसीहा बन जाते हैं ना, वो सारी चीज़ें ले करके सारी चीज़ें वो अपने तक सीमित रख रहे हैं, लेकिन जिनको नीड है उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो पहली बात ये है कि जिसको आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसको रिजर्वेशन की आवश्यकता है, ना कि आप क्या कहते हैं, सपोज करिए वो चाहे जिस समाज का हो, सवर्ण का हो, चाहे क्या कहते हैं जिस भी समाज का हो, अगर वो वो विधायक हैं, मंत्री हैं, IAS हैं, IPS हैं, अच्छा अगर वो क्या कहते हैं संपन्न है, तो उनको आवश्यकता नहीं है। और उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए ये चीज़ लेने से पहले, चाहे वो जिस समाज के हों, कि अगर हमारे भाई को आवश्यकता है तो हमें नहीं ये चीज़ें लेना चाहिए कि हम चुपके से EWS बनवा लिए, हम सर्टिफिकेट बनवा लिए और हम लें। बिल्कुल सही बात है, और मैं इन दोनों से अग्री करता हूं। और जब बात रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की हो रही थी, मैं आपको बता दूं जिस तरीके का व्यापक समर्थन CJP को मिला, उस तरीके का व्यापक समर्थन रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को नहीं मिलेगा। उसके पीछे का मैं आपको एक स्पष्ट कारण दिए देता हूं। उसके पीछे का स्पष्ट कारण यह है कि CJP के पास व्यापक रूप से पॉलिटिकल बैकअप था, और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके पास मैं आपको बता दूं कोई भी किसी भी दल का नेता इर्द गिर्द भी नहीं भटकेगा। आज के डेट में जो तथाकथित सवर्ण हैं, दे आर पॉलिटिकल अनटचेबल्स। कोई भी राजनीतिक पार्टी खुद को सवर्णों का हितैषी नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश का बड़ा तबका आज भी जो है वो शोषित, वंचित, पीड़ित है। हमें उनका साथ देना है, उनके साथ रहेंगे तो वोट मिलेगा। तो अगर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के आयोजनकर्ता ये सोच रहे हैं कि उनको व्यापक पॉलिटिकल समर्थन मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो जरा इतिहास में जाएं और एंटी मंडल कमीशन प्रोटेस्ट याद कर लें 1990 का, कि आप सड़कों पर उतरे, महीनों भर संघर्ष किया, 40 से अधिक लोग मारे गए, 50 से 60 लोगों ने आत्मदाह करने की कोशिश की, कई हजार लोग अरेस्ट हुए, डिटेन हुए। फायदा क्या हुआ? मंडल कमीशन लागू हुआ, 27% OBC आरक्षण लागू हुआ, और वो आज मिल रहा है। तो आप लोग पॉलिटिकली अनाथ हैं, आपके नाम पर भी जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति ही कर रहे हैं। मैं अभी DU में जब था
तो वाकई मैं आपको बताऊं कि मैं जिससे भी बात किया हूं तो जनरल कास्ट के जो बच्चे थे उनका कहना था कि बिल्कुल नहीं ख़त्म होना चाहिए और इसमें चेंजेस की आवश्यकता है, जिनको नीड है उनको। और SC/ST समुदाय के बच्चे थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए हम जहाँ तक देखते हैं, तो मैंने कहा आप लोग को ऐसा कभी फील हुआ है? तो कहा हम लोग एक साथ खाते पीते हैं, कभी ये चीज़ें नहीं। अब मुझे ये लगता है कि मेरा एक दोस्त है, वो हंस रहे थे, कह रहे थे ये देखो ये लाया है, इसका इतना कट ऑफ आया, इतना नंबर, और मेरा आया तो हमारा तो हो जाएगा, लेकिन ये अभी देखिए बेचारे पीछे मतलब रहेंगे। तो वो आपस में मजे लेते हैं इस तरीके। बिल्कुल सही बात है, और ये बदलाव हो रहा है देश में, बिल्कुल। और ये बदलाव हो एक दूसरे तो के लिए बेहतर खड़े है हैं वो। लेकिन आज भी एक यही तो दिक्कत है ना कि शहरों में जो लोग एक साथ टिफिन कर रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, गांव में जाके वो भी जातियों में बढ़ जाते हैं। जाहिर सी बात है। और ये बड़ा चिंता का विषय है, हमें इसके रूट कॉज को खत्म करने की आवश्यकता है। और अंतिम मैं बस यही कहूंगा, सोशल मीडिया पर मैंने एक लाइन सुनी थी, जिसने भी कही है उनको दाद देता हूं। उनका एक वाक्य था कि जिस दिन एक दलित एक गरीब सवर्ण के दर्द को समझ ले, और जिस दिन एक सवर्ण उस दलित IPS अधिकारी जो IPS बनने के बाद भी जाति सूचक शब्द सुनता है उसके दर्द समझ ले, तो शायद इस देश में आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ हम बैठकबाजी के इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि जितना बात करेंगे उतना कम होगा। और आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको भी लगता है रिजर्वेशन खत्म करने की आवश्यकता है या इसमें सुधार की आवश्यकता है। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारे किसी भी बात का बुरा लगा हो तो हम कर जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। अपने पॉजिटिव फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में भी तरह भाषाई मर्यादा बनाए रखिएगा। जो भी कहना है कहिए, लेकिन भाषाई मर्यादा को बनाकर। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एज न्यूज़।